अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। नई असम्बली, नई हुकूमत और अब नया सदर। मुफाहमत का बादशाह सदारती तख्त का भी फातेह ठहरा। The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. आसिफ जरदारी ने इलेक्टोरल कॉलेज से 411 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को 180 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम, BNP, GDA और जमात इस्लामी के अरकान ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया, जबकि MQM ने पीपल्स पार्टी से एक बार फिर नए अहद के पैमान पर एतबार करते हुए आसिफ जरदारी को वोट कास्ट किया। की दहाई में मिस्टर 10% से मशहूर आसिफ अली जरदारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर रियासत के मसीहा बने। जियालों से अपने लिए एक जरदारी सब पर भारी का खिताब पाया। 2008 की असम्बली से सदर मुंतखब हुए। 18वीं तरमीम की मंजूरी के लिए वसी तर इत्तफाक राय पैदा किया। बदतरीन मुखालिफिन के लिए भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजी मिली, बजला संजी पहचान बनी। सियासी इत्तेहादियों से लच्छेदार गुफ्तगू जादूगरी ठहरी और यूं मुफाहमत के बादशाह कहलाए। सवाल यह है कि क्या इस बार मुफाहमत का ये बादशाह ऐवान सदर में बैठकर सियासत की तलखी को कुछ कम कर सकेगा? डायलॉग का स्टेज सजा सकेगा? क्या लफ्जों की जादूगरी से नाराज ऑपोजिशन को मनाने में कामयाब हो सकेगा? और सबसे बढ़कर नाराज सियासत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत का पुल बन सकेगा? इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार अब सदर मुंतखब हो गए हैं और आपकी जमात की सपोर्ट उन्हें मुकम्मल हासिल रही। तो जो ऐवान सदर और मरकज के अंदर नून लीग की जो इक्वेशन अब बनने जा रही है, कितनी स्टेबल आपकी गवर्नमेंट को ये करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह वी शुड होप फॉर द बेटर। अभी तक चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया सदर के इलेक्शन के बाद, और उन्होंने सपोर्ट किया है तो प्राइम मिनिस्टर बनाया, और हमने सपोर्ट किया है तो वो सदर बने हैं। इसी तरह सेनेट का चेयरमैन भी इलेक्ट होना है, और इन एडिशन टू दैट सूबे बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी सपोर्ट होगी तो उनकी हुकूमत भी बन जाएगी वहाँ। तो मेरे ख्याल में वी शुड होप फॉर द बेस्ट। आई हैव नो डाउट्स, चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी कभी भी एग्रेसिव सियासत के कायल नहीं रहे, और वो भी मफाहमत की बात करते हैं। और इधर शहबाज शरीफ साहब भी यही सोच रखते हैं। उन्होंने भी कहा कि मीसाक मईशत के साथ मीसाक मफाहमत भी करना चाहिए। तो इट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन दी अपोजिशन कि वो क्या रोल करते हैं, वो किस तरह रिकनसाइल करते हैं सिचुएशन को आगे चलना। बट उनके लिए भी मैं कहूँगा कि इट इज़ गुड कि उन्होंने हिस्सा लिया सारी चीज़ों में। खुद भी उन्होंने हल्फ लिए, उन्होंने स्पीकर्स की इलेक्शन में लिया हिस्सा, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर और अभी प्रेसिडेंट के उसमें। और दूसरा, मैं श्योरली आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हमारे जो महमूद अचकजई साहब जो आज सदारती इलेक्शन में कॉम्पिटिटर थे, उनकी तकरीर भी आफ्टर द इलेक्शन वाज वेरी हौसला अफजा। उन्होंने भी मफाहमत की बात की है। उन्होंने कहा मैं मुबारक भी देता हूँ, और उन्होंने यही कहा कि हमें आगे देखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। अच्छे सियासतदान जो मंजे हुए हैं, कोना मश्क और जो मैच्योर माइंड रखते हैं, उनको ये पता है कि दूर रस पाकिस्तान के लिए जो बेहतर चीजें हैं, उनके लिए हमें एक दूसरे को टॉलरेट करके वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की सदारत में आज मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास अगर हो रहा है या होने वाला है, तो उसके अंदर वो ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग का हिस्सा बने, और शायद जरदारी साहब इस पर भी कुछ तैयार नजर आ रहे हैं। आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं? या देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था जब पीपल पार्टी ने कहा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होते लेकिन सपोर्ट करेंगे, तो आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि इन द लॉन्ग रन सूनर और लेटर वो हिस्सा बनेंगे। उसकी वजह यह है कि मुल्क को आगे चलाना है, और पीपल पार्टी भी इतनी ही मुहिब वतन है जितनी बाकी सारी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है या तहरीक इंसाफ है। और अगर उन्होंने तामन किया है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो इट इज़ बेटर कि वो कुछ मिनिस्ट्रियां भी खुद चलाएं, और फिर कैबिनेट के अंदर आके वो कंट्रीब्यूट भी करें, चूंकि उनके भी बड़े मंजे हुए
क्वालिफाइड किस्म के लोग हैं जो तजर्बाकार हैं, तो वो सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं चलाते बल्कि कैबिनेट के अंदर मेजर डिसीजन मेकिंग में उनका एक शेयर भी होता है। तो आई थिंक इट विल वर्क वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका ध्यान फौरन मईशत की बहाली की तरफ होना चाहिए। IMF के पैकेज, ये इन्फ्लेशन जो हो रही है, महंगाई को कंट्रोल, जॉब्स क्रिएशन, और आई टेल यू कि इंशाल्लाह इसी तरफ ध्यान होगा। बट सर दूसरा रुख भी अगर इस बात का ये देखा जाए तो आप समझते हैं कि मुल्क के लिए ये सूरत हाल एक चैलेंज है। IMF का दोबारा से कर्जा पाकिस्तान ने लेना है और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि IMF जब भी आती है कड़ी शराइत के साथ आती है, तो एवरीथिंग इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर PMLN ऑल्सो। सो वो ये भी चाहती है कि सारा जो बर्डन है वो सिर्फ नून लीग पर ना गिरे, पीपल्स पार्टी पर भी गिरे, इसीलिए इसको हिस्सा होना चाहिए काबीना का। देखिए, वो अगर हिस्सा नहीं बनते और उनकी सपोर्ट से हमारी हुकूमत बनी है और हमारी सपोर्ट से उनके लोग जो है आईनी ओहदों पे जा रहे हैं, तो हम सब रिस्पांसिबल होंगे। ये दे कांट से अगर वो एक सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी सपोर्ट के बगैर तो नून की हुकूमत नहीं बन सकती थी। तो देयरफॉर उस सक्सेस में भी शामिल होंगे, और वो अगर कहीं नाकामी हो, अल्लाह ना करे, और कोई किसी चीज के ऊपर, तो उसके ऊपर भी होगा। तो दैट इज द रीजन कि यू विल सी कि इंशाल्लाह वेरी सून जरदारी साहब भी अपनी लोगों को कायल करेंगे और उनको मेजर मिनिस्ट्रीज के अंदर इंडक्ट होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, और वो होंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी भी नाराज़ हैं। मियाँ साहब गए भी उनसे बात करने के लिए, लेकिन मौलाना साहब आज के किसी भी पार्लिमानी अमल का हिस्सा उनकी जमात नहीं बनी, वो नहीं बने। तो आपको लगता है कि ऐसा करना जमीयत की सियासत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है, और शायद नून लीग को कुछ दिल बड़ा करके कुछ एक बड़ा हिस्सा जमीयत को देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े मंजे हुए कोना मश्क एक तजर्बाकार सियासतदान है, और उन्होंने कभी भी एग्रेसिव सियासत या तोड़ फोड़ की सियासत नहीं की। उनको थोड़ा हर्ट हुए हैं क्योंकि वो PDM के सदर थे, और उनका ख्याल था कि उनके वोट उनको मिलेंगे काफी, और फिर एज ए PDM आगे होंगे तो वो शायद वन ऑफ द कैंडिडेट्स हों प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग ज्यादा थी और इनको वहां वोट नहीं मिल सके, और ओवरऑल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं हुई, और हमें भी हुकूमत बनानी पड़ी PPP की मदद से। अगर तो फजलुर रहमान साहब के ग्रुप में भी इतने मेंबर होते तो फिर वो कंटेस्टर हो सकते थे। तो इसलिए उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बट नोइंग हिज रिलेशनशिप विद मियां नवाज शरीफ एंड इवन जरदारी साहब, आई हैव नो डाउट्स कि वो भी इन द लॉन्ग रन आएंगे, और आई एम श्योर कि हुकूमत चलाने के लिए अगर कोई मिनिस्ट्री उनको देनी पड़े और वो उनको अच्छी तरीके से चलाने की अहलियत के मेंबर उनके पास हों, तो मेरे ख्याल में नून को भी ये जरूर देखना चाहिए कि उनको आगे चलाना है, क्योंकि बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं। तो आई एम श्योर कि इट कैन बी डन। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मखसूस नशस्तों का जो मामला है जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI नाराज है, आपको लगता है कि देनी चाहिए, मॉरली और एथिकली इनका हक इनको मिलना चाहिए, इनकी रिजर्व सीट्स जो हैं, जो मखसूस नशस्तें हैं, इनको देनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन मोरालिटी का या मतलब है भाईबंदी का नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि आइडियली एज ए डेमोक्रेट कि उनको पूरा हक वोट के अंदर हिस्सा डालने का, उनका सिंबल बैट का उनके पास होना चाहिए था, उनको सारी अपनी सीटें मिलनी चाहिए थी, और मुकाबला ठीक तरह से भी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो कुछ हुआ है ये उनकी अपनी डूइंग्स हैं इसके अंदर। उनको इलेक्शन कमीशन रिपीटेडली ये कहता रहा कि आप इलेक्शन कराएं, डेट्स देते रहे, और फिर उन्हें उजलत में कराया क्योंकि चंद वकीलों ने उनकी सारी चीजों को हाईजैक किया हुआ है, और उनको पता नहीं है कि इन दी लॉन्ग रन पॉलिटिकली इसको कैसे रन करना है। तो वो उन्होंने ऐसे हलाल आराम करके किया, उसको रिजेक्ट कर दिया जो इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट्स वगैरह ने। तो फिर इसकी वजह से उनको नहीं मिले। अभी सीट्स के भी कोई रूल्स है ना कि आपको पहले लिस्ट देनी पड़ती है, आपकी पार्टी हो, आपका सिंबल हो, तो हाउ कैन दे मेक दिस एक्सेप्शन जो कि एक आईनी और रूल की पोजीशन है उसके मुताबिक। तो दैट इज वाई, और अगर वो नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने हाउस को भी पूरा करना है, तो वो सीटें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इसमें किसी दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। आई थिंक कि अपनी वो जमात का, और वो कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट्स में आई एम श्योर के इंसाफ करेंगी और सही फैसला करेंगी। अच्छा,
अब्दुल कयूम साहब, एक और बड़ा मसला तो नहीं हम इसे कहेंगे, लेकिन कल एक खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब को अब सेनेट के अंदर जो है वो दाखिला मिलने वाला है और उसके बाद वजारत दाखिला का कलमदान भी मिलने वाला है और नून लीग भी इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन असद कैसर साहब ये कहते हैं कि किसी भी हालत में ये काबिल कबूल नहीं है। सोचना तो दूर की बात है, वो कबूल ही ये जमात नहीं करेगी। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आपको लगता है? देखिए, असद कैसर साहब के जज्बात की हम कदर करते हैं, मेरे तो बड़े मेहरबान वेल विशर हैं। मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन जो मर्जी करती रहे, जो मेजॉरिटी में पार्टीज हैं जो हुकूमत बनाई हुई है, ये उनका चॉइस है ना कि किसको सेनेट का वो टिकट देते हैं, कौन से लोग वो चाहते हैं कि सेनेट में हो, कौन से लोग काबीना के अंदर हो, क्योंकि मुल्की मसाइल को आगे चलाना है। तो ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने तौर के ऊपर। और अगर इनको दोनों पार्टियां जो कोलिशन में हैं सूटेबल समझती हैं किसी पोस्ट के लिए भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कोई और हो, तो मेरे ख्याल में वो इनका राइट है, प्रीरोगेटिव है। फिर आगे उनको ये साबित करना होगा कि वो बाकी इसके अहल थे। एंड आई हैव नो डाउट कि वो बहुत अपने तौर पे मुतहर्रिक इंसान है और वो मायूस नहीं करेंगे कौम को, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर का काम सिर्फ इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करना ही नहीं होता। बहुत से फॉरेन जो एजेंट्स हैं मुल्क के अंदर काम करने वाले, उनको भी कंट्रोल करने के लिए आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसके ऊपर उनको सारे सूबों का भी ख्याल रखना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। तो आई हैव नो डाउट इन माय माइंड। सर, तो इसका मतलब तो फिर ये है ना कि अनअनाउंस्ड और लेकिन एक ऐसा मेंबर आपकी काबीना में शामिल हो जाएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, बेशक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन उनका हिमायत याफ्ता तो होगा ना उनकी, बिकॉज उनकी और एसोसिएशन जो जरदारी साहब की है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक आप कहती हैं, और आई थिंक दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज ये सेनेटर अगर बनेंगे भी तो उनको मुश्तरका करके बनाया जाएगा, चूंकि पंजाब से वो सेनेटर के लिए जितनी हैं वैकेंसीज हैं उनमें, तो अगर वो मुश्तरका होंगे तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में वो पीपल पार्टी के खाते में ही होंगे, क्योंकि पीपल पार्टी का वैसे भी जरदारी साहब का भी उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, और पीपल मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी अगर उनको पास करती है तो देन हमारी जमात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आएगा कि हम एक ऐसे बंदे को लगा रहे हैं। लेकिन वो जो खाता है वो पीपल्स पार्टी का खुलेगा, नून लीग का नहीं। मेरा ख्याल है, मतलब है कि अगर जॉइंट कैंडिडेट है तो वो फिर सिर्फ नून का तो नहीं है ना, पीपीपी का भी है, तो उनका हिस्सा तो हुकूमत के अंदर आ जाएगा ना। बिल्कुल सही। अगर ये बात ठीक है और प्रैक्टिकल है, तो अखबारी अभी तो इतलात है सारी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल, जमात इस्लामी ने भी इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, जेयूआई की नाराज़गी भी तवील हो गई है। अब ये सिस्टम अब चलना है, हर चीज़ें अपनी अपनी ट्रैक पर आ गई है, लेकिन अब कितना टाइम आपको लगता है लगेगा शहबाज शरीफ साहब को चीज़ें स्मूथ करने में? और एक माजी वो भी है सर पीपल्स पार्टी का, जब ऐवान सदर से ही नून लीग के लिए एक अच्छी खासी मुखालफत का दौर हम पंजाब के अंदर भी देख चुके हैं। आप उम्मीद तो नहीं करते कि उस तरह की जो सख्ती है वो आ सकती है, या फिर आरिफ अलवी साहब का रोल जो रहा उस तरह का रोल कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब अपना सकते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने बहुत सी पावर्स जो सदर के पास थी वो सूबों को दी थी, आपने देखा होगा। और वो माहिर हैं लोगों को इकट्ठा करने के और कन्विंस करने के, और उनके अंदर वो नॉर्मल एरोगेंस आप नहीं देखते कि मैं फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं फलां को ये ना, वो उन्होंने कभी एग्रेसिव जबान इस्तेमाल की है। तो आई नो कि मुल्क को आगे चलाने के लिए सबको ये एहसास तो है, और ये आई होप कि तरीके इंसाफ की जमात और उनके लीडर को भी ये हो। उनकी जो केसेस हैं वो अदालतों में हैं, अदालतों में जाएं, जिले जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बने थे, उन्होंने अदालतों में गए, अपने प्रूफ पेश किए और वो उनको उससे बरी हो गए। इसी तरह इनको भी, और वो हम तवक्को करते हैं, और मैं नहाइट ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल केस नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर अगर कोई केस है तो वो बिल्कुल जेन्युइन हो और उनको इंसाफ मिले, और बेनिफिट ऑफ डाउट भी जो होता है अक्यूज को मिलता है वो मिले, क्योंकि इन चीजों से आप किसी के सियासी क्लाउट को खत्म नहीं कर सकते। आप सियासतदान जो पॉपुलर अगर हो तो उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने का यही तरीका होता है कि उसको हुकूमत दे और वो डिलीवर करे। अगर तो वो डिलीवर कर जाता है तो वो महातीर मोहम्मद की तरह फिर 2-3 डेकेड्स रहता है,
और अगर नहीं करता तो फिर उसकी एक्चुअल पॉलिटिकल जो डिमाइज है वो पॉलिटिकल फील्ड में ही होती है। अदरवाइज आप बैन लगाने से करने से कुछ नहीं होता। एंड आई एम श्योर कि इस तरह की विजडम लोगों के अंदर आएगी और हम देखेंगे कि ग्रेजुअली ये टेंशन को कम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब आपका नून लीग का मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। अब देखना ये है कि ये जो इक्वेशन है ऐवान सदर और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत की, ये कितनी देर तक चलती है और कितनी अच्छी चलती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तमाम तरह डेवलपमेंट्स पे और आज होने वाली सदारती इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सियासतदान हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत। तो जरदारी साहब मुफाहमत के जो बादशाह हैं वो एक मरतबा फिर से बन चुके हैं सदर पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि PTI को एक मरतबा फिर से वो डायलॉग की टेबल पर ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा। इकरा, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जो कहते हैं ना कि बदहाली, मुआशी बदहाली के साथ जो सबसे ज्यादा जो तनज़्ज़ुली आई है वो सियासी रवैयों में आई है और अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल जमातों की तरफ से हुआ। यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर अच्छी हॉर्स ट्रेडिंग करे और अच्छे लोटे बनाए और ओपनली जिस तरह से सिंध हाउस में भी हुआ, सब कुछ आपने देखा, तो उनको क्या कहा जाता है जी, मतलब मुफाहमत। मैं तो ये मफादात की जंग देख रही हूँ कि जिसमें कोई अखलाकियात नाम की चीज नहीं है। एक तरफ एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने से ये कहानी शुरू हुई, फिर पेट फाड़ना, और फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर PDM बनी। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी PDM से निकली, अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। एंड फिर राइट आफ्टर इलेक्शन, चूंकि मफादात की जंग है और मफादात सबको फायदे चाहिए, कुर्सियों के हसूल के पीछे जो असल स्टोरी है, तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इस तरह की सियासत सबसे पहले जो मैंने देखा है अपने चेयरमैन से, अपने लीडर से, कि सियासत करने के लिए आपका कोई मकसद होना चाहिए। अगर मकसद पैसे बनाना है, मफादात इकट्ठे करना है, तो दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, अच्छी चीज है, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर सियासत का मतलब गुड गवर्नेंस है, अपनी आवाम की रियाया की जिंदगी में बेहतरी लाना है, पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकालना है, इंसाफ की फराहमी करनी है, जस्टिस फॉर ऑल, रूल ऑफ लॉ, तो फिर ये सियासत हमें नहीं चाहिए, ये कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम अपनी जो स्ट्रगल है, अपनी जो जिद्दोजहद है, या जो अपोजिशन का रोल कोई कम तो नहीं होता कि अगर वो जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको पॉइंट आउट करे और हर इनजस्टिस के ऊपर आवाज उठाए, और फिर ना सिर्फ आवाज उठाए इकरा, वो सॉल्यूशंस भी दे। वो खाली ये ना कहे, जैसे पहली स्पीच पे अभी आ गया तो इन्होंने फेलियर का भी, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस की, तो आपने सुना था सिलेक्ट। अब कौम को बहुत अच्छे से पता चल गया कि सिलेक्ट और इलेक्ट का डिफरेंस। लेकिन अगर वो कोशिश करते हैं किसी भी तस्वीर की जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान हालात बेहतर कराने की कोशिश की जाए, तो क्या आपकी जमात जो है वो इन मसाहलती कोशिशों को कबूल करेगी? इकरा, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि आज जिस तरह से एक दिन सदारती इलेक्शन से, सदारती उम्मीदवार तो ये खुद थे, मायूसी मुझे इसलिए हुई, हाँ इनसे बड़ी अच्छी शुगर कोटेड किस्म की स्टेटमेंट्स आई जिसको हमने बड़े एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पर लिया और इसे हमने सबने सराहा। लेकिन मुझे ये बताओ, जरदारी साहब ने अपने नंबर ऑफ वोट्स को जीत तो इन्होंने फिर भी जाना था। अगर हमारी रिजर्व सीट्स ये अपनी जमातों में बंटवारा ना करते माले गनीमत के तौर पर, जो कि आयन और कानून में किसी किस्म की उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये सदर जरदारी फिर भी यही सदर होते। लेकिन आप दूसरों के मैंडेट के ऊपर पहले डाका मारा, फॉर्म 47 की सारे पैदावार, और गजब खुदा की कि जो हमारी बची कुची सीटें थी उनके अगेंस्ट जो हमारा रिजर्व कोटा था वो भी खुद लेके और फिर सदर बनना, तो मुफाहमत का मतलब फिर क्या है? आप मुझे एक्सप्लेन करें। देखें, इनको चाहिए था, ये कहते कि मैंने सदर तो बन जाना, आप एक वोट की बढ़तरी से भी बनते, बट ये नहीं, ये ठीक नहीं है कि सुबह सुबह माशाल्लाह तड़के 9 बजे इजलास होते हैं असेंबलियों के, और फिर हमारा जो कोटा है वो बाकियों को देके, तो आज उनके वोट लेके, तो हमारा मुतालबा फिर भी यही होगा कि हम सदर जरदारी साहब को और बाकी तमाम सियासी जमातों को जो भी हमसे डायलॉग करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी लेकिन है, हमारा मैंडेट हमें वापस करें, जो अवाम ने वोट हमें दिए। हम तो पिछले 47 फॉर्म के तहत जो हमारे से सीटें जनरल सीट्स
छीनी गई, हम उनका रोना रो रहे थे, तो इन्होंने हमें मजीद रिजर्व सीटें छीन के मजीद रोना डाल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर आइन और कानून जो कहता है वो फैसला किया जाए। सपोज हमें अगर नहीं भी मिलनी थी, मैं एक मिनट के लिए मान लूं, तो क्या ये किस आइन और किताब किस शिक में लिखा है कि वो बाकी सब में कोटा बांट देंगे? ऐसा तो नहीं है कहीं भी। ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि शेर खान मरवत ने कल कौमी असम्बली में कहा कि हम मुफाहमत के साथ चलेंगे। गंडापुर साहब ने वैसे तो जब शहबाज शरीफ केपी पहुंचे तो वहां पे नहीं आए वो, और ना ही हकबरदारी तकरीब में आए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है अब कि हम आईनी तौर पर वजीर आजम को तस्लीम करेंगे। यानी ये समझा जाए कि पीटीआई का जो हार्ड लाइन मौक़िफ़ है वो किसी हद तक अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इकरा, जो कोई आगे किसी जगह पे जिस तरह से भी इलेक्ट होके बैठ गया, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्ट मतलब हम उसके साथ ऐलाने जंग तो हमारा किसी के साथ भी नहीं है। पॉइंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर इनको मुख्तलिफ जो टफ फैसले करने हैं या मुल्क को वाकई ये सही डगर पे लेके जाना चाहते हैं, हम ये कहते हैं ठीक है हम अपना अपोजिशन का रोल भी रख लेते हैं, लेकिन आप हमारी नंबर ऑफ सीट्स तो हमें दे दें। और इन चीजों की जो ऐसी चीजें हैं जिसमें अवाम भी तो अवाम के आगे भी देखो इकराम जवाब दे हैं। वो मैंडेट जो हमें अवाम ने दिया, खुद जाके हम तो किसी को नहीं लेके गए, ना किसी को सवारियां दी, ना किसी को नाश्ते दिए, ना कीमे वाले नान दिए, ना बिरयानी बांटी ना हमारे कैंडिडेट्स ने कैंपेन की, लोगों ने खुद वोट दिया है। उस वोट का वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया तो आप आराम से सुकून से मैंडेट चोरी करा के अब मुफाहमत खेल रहे हो। तो कोई भी सियासी जमात आप हमारी जगह पे आके सोचें, तो अवाम का ट्रस्ट हम किसी कीमत पे भी लूज नहीं करना चाहते। बड़ी अच्छी बात की है अली मीन गंडापुर साहब हमारे जो सीएम हैं, बाकी शेर अफजल मरवत साहब ने भी बात मुफाहमत की, वो करेंगे। वो ये थोड़ा कहेंगे कि हम तोपे ला के हम जंग तो नहीं करने वाले किसी से भी, हम अपना पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रखेंगे। वो क्या है? पुरअमन प्रोटेस्ट जिसकी कल कॉल दी हुई है, उसके साथ इनको फ्लोर ऑफ द हाउस आईना दिखाना, उसके साथ अगर ये चाहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से एमिकेबली मुआशी, जैसे वो कहते हैं जी लफ्ज इनको 3-4 जरूर आते हैं जो हमारे चुनतखब वजीर आजम है, और अभी अनफॉर्चुनेटली सदर जरदारी ने भी वही हाल किया। सो इनको ये जी सब क्या मिसाके जमहूरियत इन्होंने पहले किया था, मिसाके मुइशत कर लें। ओ भाई, आपने किसी के साथ मिसाक करना है तो आप उसको लूट मार करके इंतकामी कार्रवाइयां। चलो मैं एक और बात कहती हूँ, खैर सगाली क्या है, मुफाहमत क्या है कि हमारे खिलाफ जो झूठे केसेस हैं इनकी हुकूमतें आ गई हैं। पहले तो ये कहीं और इशारे करते हैं, ये तो ये कर सकते हैं ना कि जो लोग बेगुनाह हैं, जो बेकसूर है, उनके बारे में ये डिसीजन ले ले। एक प्रिंसिपल अपना वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं? अगर आपके मामलात अदालत में हैं और वो सियासी कैदी नहीं है तो वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? इसमें इकरा मेजोरिटी जो है, जो जितने भी, वैसे बाय द वे इकरा लेट मी करेक्ट यू, है तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है ना। इनफैक्ट क्रिमिनल तो इनमें कोई भी नहीं है, ना हमने चोरी की है, ना इनफैक्ट हमने चंद लोग, आप इसका एक इसके ऊपर हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ज्यादातर वही है ना जिन्हें 9 मई के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, तो उसके लिए तो उनकी बड़ी करेक्ट लाइन बिलावल साहब ने भी उन्होंने उस दिन असेंबली फ्लोर पे कहा है कि इनमें जो भी मुलविस हुआ इनके लिए कोई माफी किसी भी तरह की नहीं है। हाँ, अगर कोई बेकसूर है तो हम उसके साथ खड़े। ये मौक़िफ़ तो इकरा हमारा भी है कि लेकिन फिर जो ट्रायल है या एक ऐसी हम हमेशा कमीशन की या कमेटी की हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कम से कम जो लोग मुलविस हैं और हकाइक कौम के सामने लाए जाए, उनको सजाएं दी जाएं, और जिनकी बेल्स हो जाती हैं और फिर नए मुकदमों में कोई एक प्रिंसिपल सेट हो जाए। कोर्ट्स के थ्रू ही होना है, हम कौन सा कह रहे हैं ये खुद हमें आम माफी का ऐलान कर दें। बट द पॉइंट इज, जैसे फर्ज करो कि हम हाई कोर्ट से भी अगर लिस्ट ले लेते हैं ना नंबर ऑफ केसेस की, उनकी बेल्स होती है तो फिर नए केसेस में डाल दिया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब को अब सेनेट में भेजने का फैसला कर लिया गया है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद वजारत दाखिला का कलमदान उन्हें दिया जाएगा। असद कैसर साहब ने कहा है कि ये किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन अब जाहिर बात है फैसला हो गया है तो ये हो भी जाएगा, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पर? अब देखिए, इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल डिसीजन या एक प्रोसेस के तहत तो कोई आ नहीं रहा। तो जैसे फॉर्म 47 के तहत इतने सारे लोग आ गए हैं, तो इसमें क्या बईद है कि उन्हें एक वोट भी ना मिले, और जिसने इनके अगेंस्ट मतलब लाखों की लीड ली हो, जैसे हमारे लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब। तो इस यहाँ पे तो अब कुछ भी पॉसिबल है। सो के हमारा रिजर्व का कोटा था, आप अभी फैसला नहीं हुआ, अभी कोर्ट्स में चीजें गई हुई हैं।
तो आपने अचानक से बाकी तमाम जमातों में अगर बांट दिया तो मोहसिन नकवी साहब डबल पीएम भी हो सकते हैं। आप ये भी ज़हन में रखिए कि एक पीएम होगा शहबाज शरीफ और उसके साथ एक उसका पीएम होगा मोहसिन नकवी साहब। तो इस मुल्क में कुछ भी बईद तो नहीं है ना जो कुछ हो रहा है। आइन और कायदे और जमहूरी रवायात, इखलाकी रवायात या किसी भी अच्छा, मुझे ये मुसरत साहिबा, और ये अब तर्ज अमल आप लोगों का किस तरह चलेगा, क्योंकि इस हुकूमत को तो आप जाली कहते हैं और आप कहते हैं कि मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, तो दूसरी जानिब इन्हीं जाली असम्बली के अंदर आप लोगों ने डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ा, स्पीकर का भी लड़ा, वज़ीर आज़म और सदर का भी कॉन्टेस्ट किया। तो ये दोहरा मयार और दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है? या तो आइदर बिल्कुल ही आप लोग इस प्रोसेस से अलग हो जाएं, लेकिन अगर इस प्रोसेस में शामिल हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि अब एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की ज़रूरत है? नहीं, तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन ही हम कर रहे हैं और हमने करनी है। और दूसरी बात, जहां तक बात ये कि ये बात ठीक है कि हमारे से बल्ले का निशान लेना, प्री पोल रिगिंग, उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग, सब कुछ हुआ, लेकिन हम मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। कुछ पॉलिटिकल जो गलतियां हमसे हुई वो अब हम दोबारा कभी किसी सूरत नहीं दोहराएंगे। हम इनका इंशाअल्लाह ताला एहतसाब इनको बताते रहेंगे कि हम कितनी तगड़ी ऑपोजिशन है। इनफैक्ट तो हम गवर्नमेंट थे। अब ये देखो, ये जाली हुकूमत सिर्फ इसलिए है कि अवाम को पता है कि उन्होंने वोट किनको दिया और हुकूमत किनकी बन गई। और अगर आप रात 11 बजे तक अगर आपको अपने चैनल के भी रिजल्ट्स याद होंगे तो जो नताइज आ रहे थे वो पूरी कौम को पता है। कौम ने जिसको बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डाला है वो कौम को पता है। सो हम तो कुछ एविडेंस की बेस पे कह रहे हैं। और फिर स्पेशली अच्छा मुसरत, एक आखिरी सवाल, आप IMF की जानिब से जो PTI ने खत लिखा IMF को, अब उसका जवाब उनका ये आया कि हमारा तो ये मैंडेट नहीं है कि हम इसके अंदर इंट्रूड करें, लेकिन अब जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर हम बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता ये खत लिखना एक सियासी गलती थी PTI की? नहीं, सियासी गलती इसलिए नहीं कि कुछ चीजें जो तय हुई थी वो ये था कि देखिए, हमारी डिमांड पहले दिन से इकरा एक है, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, राइट, फिर फ्री इलेक्शन। तो ये तो सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी पता है, अवाम को भी पता है, मीडिया को भी पता है, सबको पता है कि फिर फ्री इलेक्शन नहीं हुआ, इट्स अनफेयर। और वो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जारी है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम देखें, हम मुल्क में हर जो अवेलेबल फोरम है हम उसके ऊपर भी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए, हमने गिव अप तो नहीं किया ना। ऑल दो हमारे हर दिन ज्यादती होती है, लेकिन हम हर रोज ही अपनी स्ट्रगल को जारी रखे हुए हैं कि हम कोशिश जारी रखेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, असेंबलीज हो, हर जगह। लेकिन मैं जो पहले बात करना चाह रही थी कि देखो, फॉर्म 47 को जिस तरह से और 45 को इतने ज्यादा टाइम लेके इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जो उसको जारी किया, उसके बाद तो जो हमारे देखें, जो हमारे दावे या क्लेम्स पहले समझे जाते थे वो तो सच साबित हो गए। इतनी टैम्परिंग, इतनी बोंगियां, इतनी मिस्टेक्स ओपनली। और उसमें जो थोड़ी सी अफसोसनाक बात यह है कि किसी को कोई शर्म, किसी को कोई लिहाज नहीं है कि अवाम क्या सोचेगी। अवाम का मैंडेट है, उन्होंने वोट किसी और जमात को दिया है, आपने किसी और के खाते में डाल दिया है, और ऊपर से आप इतने इंडिफरेंट, इतने केयरलेस हो गए हैं कि आप यू डैम केयर, आप कह रहे हो कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम ओपनली कर रहे हैं, जो करना है किसी ने कर ले। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम आयन के तहत, कायदे के तहत अपनी जो जमहूरी जिद्दोजहद है वो स्ट्रीट्स में भी पुरअमन तरीके से, ठीक है, और जो जो हमें अवेलेबल हैं वहां पे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीफ मेरे साथ मौजूद थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साथ ही साथ मुतल्लिका इदारों से भी रुजू किया जाए जिन्होंने धांधली के हवाले से आपकी दादरसी करनी है, ना कि असेंबली फ्लोर पे ही शोर शराबा किया जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, तो पहले तो आपको मुबारक हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब दूसरी बार ऐवान सदर पहुंच गए हैं और सदर मुंतखब हो गए हैं। तो मुफाहमत के बादशाह से अब उम्मीद की जाए कि जो नाराज़ जमातें हैं उनके लिए भी कुछ आसानी का रास्ता तलाश होगा उनके ज़रिए। जी खैर मुबारक आप बहुत बहुत। और इंशाअल्लाह ताला जी आसिफ ज़रदारी साहब ही के कोशिशों के नतीजे में ये सारा सेटअप बना है। अगर आपको याद हो तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन लेके आए इमरान खान साहब के खिलाफ, तो हमें कहा जाता था कि आप इस्तीफे दें।
तो उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस लेके आए। तो अगर ये सारा कुछ ना किया होता, जरदारी साहब ने नो कॉन्फिडेंस ना लाई होती, तो इस वक्त इमरान खान साहब ने जो उनका प्लान था 2028 तक प्राइम मिनिस्टर रहने का, जनरल फैज साहब के साथ मिलकर उन्होंने जनरल फैज को ISI का सरबराह बनाना था और इस वक्त उन्होंने खुद वजीर आजम होना था, जनरल फैज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना था और ये सारी जो क़यादत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, शहबाज शरीफ साहब इन दिनों में जेल में थे तो इन्होंने इस वक्त जेल में होना था। तो आज अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ गए हैं और मरियम साहबा CM बनी है, तो वो सारा मुफाहमत के बादशाह और इमाम सियासत पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब की फहम फरासत के नतीजे में है। और इंशाअल्लाह ताला जो जमातें इस वक्त हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठी हैं, सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा था कि हम लोग जो हैं PTI को भी ऑन बोर्ड करेंगे, लेकिन उस वक्त अभी तक वो इस तरफ नहीं आया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब जरदारी साहब ईवान सदर में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग बाहर हैं उनको भी हम साथ मिलाएंगे और मुल्क की में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए और मुल्क को एक सारों को एक पेज पे लाके मूव फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा फैसल साहब, कुछ लोग ज़राए तो नहीं खैर हम कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि एक दौर वो भी था जब ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे और एक बड़ा सख्त टफ टाइम नून लीग और पीपल्स पार्टी में रहा भी, पंजाब हुकूमत में जब नून लीग यहाँ पर मौजूद थी। तो मुश्किल होगी या फिर ये इक्वेशन बहुत ही स्मूथ चलेगी जितने स्मूथ तरीके से दोनों की सपोर्ट से हुकूमत बन गई? देखिए, आपको याद होगा, आपने अभी मेंशन किया कि 2008 में जब सदर साहब प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचे थे और यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो नून लीग के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई थी और नून लीग ने थोड़े अरसे बाद वो हुकूमत छोड़ दी और नवाज शरीफ साहब जो है वो काला कोट पहन के उस वक्त के जनरल साहब के साथ मेमो गेट स्कैंडल बना के वो कोर्ट में पहुंच गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा जो नून लीग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिकल विजडम है जिसमें कि सारों को साथ लेके चलना है उसको वो मानेगी। और जरदारी साहब जब ईवान सदर में बैठे होंगे तो उनका बेसिक मेन फोकस इसी चीज पे होगा कि ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे करे और ये 5 साल उसी सूरत में पूरे होंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अपनी पुरानी तर्ज सियासत को रिव्यू करेंगे और सारों को साथ लेकर चलने की तरफ आएंगे। अदरवाइज ये क्राइसिस जो है वो किसी भी वक्त सर उठा सकता। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान अब तक नाराज़ हैं, आज इस पार्लिमानी प्रोसेस का वो किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं बने, हालांकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजलुर रहमान के जरदारी साहब के साथ और मियाँ साहब तो उनके घर तक गए। तो उनको मनाने के लिए अब कुछ सोचा गया है? बिकॉज उनको मनाने के लिए मतलब यही बनता है कि कुछ ना कुछ शेयर उनके पास पहुँचना चाहिए। देखिए, मौलाना साहब ने जो आज वोट नहीं डाला वो इस बात की इंडिकेशन है कि जरदारी साहब ने जो उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन थी प्रेसिडेंट की उसमें लॉबिंग जब की गई तो मौलाना साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को वोट ना डाल के ये इंडिकेशन दी है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा फ्यूचर में जाके बन सकते हैं अगर उनके साथ बातचीत की जाए। अदरवाइज वो इमरान खान की तरह या महमूद अचकज़ई की तरह जो उनका एक स्टबन स्टैंड है उस पर खड़े रहते और इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब ने जो आज जो वोट नहीं डाला उसके नतीजे में मौलाना साहब की जो पार्टी है उसको गवर्नमेंट में भी स्पेस मिल सकती है और पॉलिटिकल स्पेस जो वो लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। अच्छा सर, खबरें ये आ रही हैं कि मियाँ साहब की ज़ेर सदारत एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास गालिबन आज या कल हो सकता है और वो बहुत ज़ोर दे रहे हैं इस बात पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनना चाहिए और ख़बरें ये भी हैं कि कुछ कुछ इस पर मुत्तफ़िक जरदारी साहब भी नज़र आ रहे हैं। आपके पास इस हवाले से कुछ इतलात मौजूद है? देखिए, मेरे पास इस हवाले से कोई सॉलिड इतला नहीं है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनका एक बड़ा फर्म स्टैंड है। अगर ऐसी बात कोई होती तो वो पहले दिन से ही जो हुकूमत जब बन रही थी, जब शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला गया था तो उस वक्त वो इस बात पे एग्री कर लेते। लेकिन अभी जो है मुझे कम अज कम ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही
क्योंकि ये एक हमारी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो र्यूमर्स होती हैं 95% वो गलत होती हैं, और ये सोशल मीडिया से ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये र्यूमर्स आती हैं। और एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई काम होने जा रहा है नियर फ्यूचर। लेकिन फैसल मीर साहब, मोहसिन नकवी का नाम जो सेनेटर के लिए मुंतखब उन्हें करवाया जाएगा और उसके बाद वजारत दाखिला का कलमदान उन्हें सौंपा जाएगा, तो ये खाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा ना मेजॉरिटी में? नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हरगिज खाता नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खाता होगा। आप जब देखेंगे कि सेनेट वो कहती है आपका खाता है। नहीं, वो एक देखिए, आप लोगों ने जो 13 माह मोहसिन नकवी साहब ने गुजारे, उसमें उन्होंने नून लीग को ही सर्व किया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान डेवलपमेंट फंड्स भी मिले नून लीग के कैंडिडेट्स को, और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल हर तरह से इग्नोर की गई थी पंजाब में। तो इस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन भी है, अल्लाह करे वो उसको भी होल्ड करें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा पंजाब चलाया, जिस तरह का की उनकी रिक्वायरमेंट थी। उनकी कुर्बत ज्यादा साबिक सदर, अब मौजूदा सदर होने वाले आसिफ अली जरदारी के साथ ज्यादा है, बजाय इसके कि हम उनके की ज्यादा कुर्बत उनकी मियां साहब के साथ है। नहीं, उनकी हमेशा से मियां साहब के साथ ज्यादा रही है। जब वो सुरूर पैलेस में थे, मियां साहब जब पाकिस्तान से जब उनको मुशर्रफ साहब के दौर में चले गए थे, तो नकवी साहब का उस वक्त का उनके साथ ताल्लुक है। और आपको शायद इल्म नहीं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा जा रहा था जब, तो जो मियां जो जहां तक मुझे पता है, मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे सारी जो बेनजीर भुट्टो साहब को जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की का टेक्स्ट भेजा जाता था, वो मोहसिन नकवी साहब ही उसकी नोक पलट करते थे। और मोहसिन नकवी साहब का उनसे उतना ही अच्छा ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से जितना उनका आसिफ जरदारी साहब से है। और ये आपको वक्त बताएगा कि सेनेट की जो सी सीट उनको मिलेगी वो नून लीग का ही कोई और अगर वो पीपल्स पार्टी की हुई, और अगर फिर वो उसके बाद वजीर दाखिला मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अनअनाउंस्ड पीपल्स पार्टी की शमूलियत काबीना में हो गई। देखिए, पहली बात तो यह, पंजाब में अगर वो पंजाब की सीट से आ रहे हैं, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास सेनेट की कोई सीट के लिए उतनी पंजाब में मेंबर्स ही नहीं है कौमी असम्बली में कि वो एक भी सेनेटर जितवा सके। अगर आप ये कहेंगे पार्टी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के लिए सिंध की कोई सीट खाली करेगी, तो वो अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ये कह सकती हैं कि कह सकेंगी कि मोहसिन नकवी साहब जो है पीपल्स पार्टी के कोटे पे आए हैं। लेकिन मुझे जहां तक इल्म है, वो नवाज लीग के कोटे पर ही सेनेटर बनेंगे, अगर बनेंगे तो। और अभी ये भी कंफर्म हो, बात तो ये कंफर्म है कि वो वजारत दाखिला ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताया, मेरे कहने का मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपना बंदा नॉमिनेट करने के लिए नंबर्स ही नहीं है। तो अल्टीमेटली या तो वो हम सिंध का वो पीपल्स पार्टी दे सीट, या फिर हो सकता है कि बलूचिस्तान या KPK या किसी और जगह से आए। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूड ये करूंगा कि नकवी साहब के उतने ही अच्छे ताल्लुकात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा से हैं जितने अच्छे ताल्लुकात उनके आसिफ जरदारी साहब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। तो किस सेनेट की जमात की सीट से मोहसिन नकवी साहब सेनेट में अपना रास्ता चुनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां से भी चुने वो अब काबीना का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब देखना ये होगा कि ऐवान सदर और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी नून लीग की ख्वाहिश पर काबीना में शमूलियत का इरादा जाहिर करेगी या नहीं करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।